हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और मैं शुभम गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं पीएचई जेई 2025 इसका सिलेबस। इस सिलेबस में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टॉपिक्स को कैसे करें, इसमें क्या चीज़ें होने वाला है ना। कभी भी नया टॉपिक जुड़ता है तो हर किसी को समस्या होती है कि नए टॉपिक में क्या करें, कंटेंट खोजते हैं, है ना, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। और उसमें क्या है, समय बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और जब सिलेबस हमारा आया है और उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं है। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो और नए सिलेबस ऐड हो जाते हैं तो किसी के पास ऐसा समय नहीं होता है कि उस सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़े, है ना। वहाँ से क्या आएगा, उतना रिसोर्सेज खोजना और उस रिसोर्सेज के बेस पे क्वेश्चन लगाना, क्या कंटेंट पढ़ना है, इन सब में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होता है ना। तो इस पे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं और इसमें जो मैनुअल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और सवाल कहाँ से बन सकते हैं और किस टाइप के बन सकते हैं, उसका हम एक एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या फिर जो हमारा तैयारी है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा नए या डिफरेंट टाइप के सवाल बनेंगे ऐसा नहीं है। और बनेंगे भी तो ऐसे सवाल बनेंगे जो हो सकता है या तो सभी से बने या तो हो सकता है किसी से ना बने, ठीक है। और बनेंगे भी तो दो तीन सवाल का होगा और इस दो तीन सवाल के चलते हम बहुत ज़्यादा कंटेंट और बहुत ज़्यादा चीज़ों में ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए हम क्या कर सकते थे, है ना, और नए सिलेबस आने के बाद क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत टॉपिक 9, है ना, टॉपिक इन द करंट मैनुअल्स ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, पीएचई डिपार्टमेंट है, वहाँ से जो मैनुअल्स आए हैं उस मैनुअल्स को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उस मैनुअल में क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो मैनुअल है उसके तीन पार्ट है। जो सेंट्रल पीएचईडी का जो मैनुअल है उसमें तीन पार्ट होते हैं, है ना। और ये जो टोटल मैनुअल है ये लगभग लगभग 1235 या कुछ पेजेस का है। तो इतना सारा पेजेस को पढ़ना हमारे लिए वर्थ नहीं है। तो इसमें तीन पार्ट है, एक है क पार्ट, एक है ख पार्ट और एक है ग पार्ट। इसमें टोटल तीन पार्ट है। क में इंजीनियरिंग पोर्शन है जहाँ से हमारे सवाल आने वाले हैं, और एक ख वाला जो पोर्शन है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और एक ग है मैनेजिंग, एक ग है मैनेजिंग। तो जो सवाल आना है वो इंजीनियरिंग वाले पोर्शन से आना है। हो सकता है इसमें से अगर कुछ नया सवाल बने, है ना, तो कुछ नया सवाल बने तो पीएचईडी जो सेंट्रल पीएचईडी है तो उसके चेयरमैन कौन है, हो सकता है। और इस पे बेसिस पे कुछ नए सवाल अगर बनाना चाहें, है ना, तो अगर अलग से कुछ पढ़ना है तो एक योजना है नल जल योजना या फिर जल जीवन मिशन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। और इसका क्या है कि जो टारगेट है वो ये था कि 2024 तक हर एक ग्रामीण घर में नल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रामीणों की संख्या है लगभग लगभग उन्होंने कैलकुलेशन किया था 19 करोड़ था। और 2024 तक ये टारगेट हमको अचीव करना था कि हर ग्रामीण के घर में नल कनेक्शन दिया जाए, ठीक है, जो कि अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पे काम चल ही रहा है। तो इस मैनुअल में पूरा 1235 या ये बहुत सारा चीज़ें पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। हमको क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट होता है
वो डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। एक मोटा मोटी रफ आइडिया दे देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में कुछ सवाल आए, है ना, रिलेटेड, तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसको हम लोग देख सकें। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। और इस विभाग के का जो काम होता है, इस विभाग का जो मुख्य काम होता है वो होता है किसी रिसोर्स से, एक रिसोर्स होता है, उस रिसोर्स से हम लोग को वाटर लेना है ना, रिसोर्स से वाटर लेना है। अब इस वाटर को, अब ये जो वाटर है, रिसोर्सेज से सबसे पहले हम लोग वाटर लिए, अब इस वाटर का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इस वाटर का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको घर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का मेन वर्क होता है। सबसे पहले रिसोर्सेस होता है, रिसोर्सेस से पानी उठाना होता है, और पानी को देखना होता है कि उसमें उसका क्या क्वालिटी है ना, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर उसमें जो भी कमी बेसी है उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको टैंक में ले जा, जो हम लोग का वाटर हेड टैंक होता है, वाटर हेड टैंक में लेके जाते हैं। फिर वाटर हेड टैंक में ले जाने के पश्चात उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों तक। ये हमारा पीएचई डिपार्टमेंट का मुख्य काम होता है। ठीक है, इसके अलावा बोरवेल्स कराना भी पीएचई डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये मैनुअल्स, तो मैनुअल से हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैनुअल से, तो उस मैनुअल में हमारा क्या क्या है, तो जो मैनुअल है, इस मैनुअल में 3 पार्ट है, मैंने बताया, एक क पार्ट, एक ख पार्ट और एक ग पार्ट, जिसमें जो क पार्ट है वो इंजीनियरिंग का है। तो जो हम इंजीनियरिंग में जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में जो हम लोग पढ़े हैं वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए मतलब कि इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होता है। सबसे पहले तो हम लोग वाटर का पैरामीटर जानते हैं। ठीक है, पैरामीटर जानते हैं, पैरामीटर जानने के बाद मतलब कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए उसका हमको पैरामीटर जानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है, एक पार्ट होता है वाटर का ट्रीटमेंट। उसके बाद वाटर का ट्रीटमेंट के बाद एक पार्ट होता है उसका सबसे पहले पैरामीटर जानेंगे, पैरामीटर किसके, पैरामीटर जानने के बाद उसमें जो भी कमी बची है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसका वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर एक पार्ट होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ये भी जो है डिपार्टमेंट करता है कि कितने लोगों के लिए हमको पानी देना है। जैसे एमएलडी में निकालते थे मिलियन लीटर पर डे, है ना, तो ये मिलियन लीटर पर डे घर के हिसाब से निकालते थे। हम निकालते थे कि इंडस्ट्री के लिए कितना चाहिए, या फिर अदर यूजेस जो भी यूजेस हैं उसके लिए कितना चाहिए। तो ये होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, है ना, कि कितने लोगों के लिए जरूरत है, किस चीज के लिए जरूरत है, शहर के हिसाब से, ग्रामीण के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से। फिर उसके बेसिस पे हम पानी का क्वांटिटी निकालते हैं कि हमको कितना पानी का जरूरत होता है। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बाद फिर हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारी चीजें जो है वो मैनुअल से ही आती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हम पढ़े हुए हैं, है ना, कि सिटी है, तो सिटी है तो उसमें किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगना है, नया सिटी है तो उस पर किस टाइप का होता है, ग्रामीण है या फिर पुराना है तो उस पर किस टाइप का होता है। तो अलग अलग प्रकार का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं, और वो हमने पढ़ रखा है, ये भी चीजें मैनुअल में दिए हैं। तो जो मेजरली सवाल हैं वो इन्हीं 3-4 टॉपिक से आने हैं, है ना। वाटर का पैरामीटर, ये जो टॉपिक है 3 टॉपिक, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब ऑर्डिनेट आते हैं। वाटर का पैरामीटर, उसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमारा पोर्शन है जहाँ से हमारा इंजीनियरिंग का सवाल आना है ना, मतलब कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का सवाल आना है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं और क्या क्या चीजें है। ठीक है, अगर एकदम से कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप को बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करना, बहुत डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल आने हैं। ठीक है, मैनुअल से भी हम सवाल दे रहे हैं, एसओआर जो होता है वहाँ से भी हम सवाल उस पर डाल रहे हैं, है ना। तो वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना, उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नए चीज़ों में हमको नहीं उलझना है, हम कहीं से भी टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो उसको लेकर के भी एक प्रकार से आप जानकारी
ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन पैनिक नहीं होना है नई चीज़ों को देख करके, बस इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है, तो हर एक को बहुत डिटेल में बताना है ना, बहुत समस्या हो रहा है आजकल, तो इसलिए उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये मैनुअल हो गया है ना, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग आ जाते हैं। तो अब इस पे जो आता है, आगे हम लोग देखते हैं वाटर का क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, पहला जो टॉपिक है क्वालिटी पैरामीटर। अब ये क्वालिटी पैरामीटर ये मैनुअल से ही आती है चीज़ें, मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें हमारा पढ़ा हुआ है। ये क्वालिटी पैरामीटर, जैसे कि इसमें तीन क्वालिटी पैरामीटर होता है, एक होता है फिजिकल पैरामीटर, एक होता है केमिकल पैरामीटर, और एक होता है बायोलॉजिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर। अब फिजिकल पैरामीटर के अंतर्गत इसके सब ऑर्डिनेट आ जाते हैं, केमिकल पैरामीटर के अंतर्गत इसके सब ऑर्डिनेट आ जाते हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर के अंतर्गत इसके सब ऑर्डिनेट आ जाते हैं। जैसे कि केमिकल का बात किया जाए तो पीएच वैल्यू हो गया हमारा, हार्डनेस हो जाता है ना। जैसे फिजिकल का बात किया जाए तो टर्बिडिटी हो जाता है ना, इसमें टर्बिडिटी हो जाता है, कलर कलर हो जाता है, इसका टेस्ट हो जाता है ना। इसके बाद इसमें जो सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, है ना, और टोटल सॉलिड होता है, वो सब चीज़ें हमारा फिजिकल पैरामीटर के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा केमिकल पैरामीटर में अगर हम लोग देखें तो पीएच वैल्यू हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है, आर्सेनिक वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें जो है वो केमिकल पैरामीटर के अंतर्गत आ जाता है। फिर केमिकल पैरामीटर के बाद हम लोग देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं, ठीक है, इसके केमिकल पैरामीटर में और हार्डनेस आ जाता है ना। ये यही सब चीज़ें जो है वो मैनुअल में है, और वहीं से सवाल आने हैं मैनुअल से। नाइट्रोजन कंटेंट कितना होना चाहिए, क्लोरीन कंटेंट कितना होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़े हुए हैं, या फिर हम जो PYQs बनाते हैं ना, उस PYQs में हमारा ये सब चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिजॉल्व गैसेज, डिजॉल्व सॉलिड, है ना, ये सब चीज़ें हमको देखना है। इसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें है ना, हम पढ़े हुए हैं और नई चीज़ों का भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, ये पैरामीटर पढ़ लिए, बड़ा टॉपिक है ना, समय लगता है। उसके बाद फिर हमारा जो सेकेंड पोर्शन हो जाता है वो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन हो जाता है ना। अब ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट पढ़े हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग बेसिकली पढ़े हैं स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आता है, ये सब चीज़ें मैनुअल में दिया है। जैसे कि हम लोग ये जो ट्रीटमेंट करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर पढ़ें या फिर रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ें, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आता है जैसे कोगुलेशन हो गया, है ना, कोगुलेशन हो गया, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, फिल्ट्रेशन, है ना, जो प्रोसेस होता है ना एक लाइन से हमारा, वो शुरू में बड़े पार्टिकल्स को हटाते हैं, फिर छोटे पार्टिकल्स को हटाते हैं, फिर डिजॉल्व गैसेस को हटाते हैं, फिर उसके बाद फिर उसमें जो आयरन जिस पैरामीटर की कमी होती है, जैसे जो हमको तत्व चाहिए होता है उसकी कमी होती है, उसको हम डालते हैं। जैसे फ्लोरीन, सॉरी, क्लोरीन की मात्रा हो गई, क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है तो फिर उसको ऐड किए, फिर उसको ऐड करने के बाद फिर हम लोग सप्लाई करते हैं। ये चीज़ें हो गया। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है ये हो गया, इसमें मुख्यतः जो है वो स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर ही है ना। फिर इसमें क्लोरीनेशन आता है ना, क्लोरीनेशन होता है, तो क्लोरीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोरीनेशन का भी सवाल हम किए हुए हैं, तो ये क्लोरीनेशन पढ़ लिए। उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है ना, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा पढ़ा हुआ है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा पढ़ा हुआ है। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, ये जो बहुत सारे मेथड हमारा पढ़ा हुआ है ना, जैसे कि डेड एंड सिस्टम हो गया, जैसे कि हमारा हो गया डेड एंड सिस्टम हो गया, उसके बाद सर्कुलर डेड एंड सिस्टम, है ना। फिर इसी में एक आ जाता है हमारा सर्कुलर। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, एक ऊपर ऊपर से टॉपिक जो हमारा पढ़ा हुआ है, आप लोग टच में हैं तो हम ये सब चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। रेडियल सिस्टम, है ना, ग्रेविटी सिस्टम, पंपिंग सिस्टम, कंबाइंड पंपिंग सिस्टम, है ना,
ये सब चीजें हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने का। सबसे पहले हम लोग पानी को लेकर के आए, फिर उसका क्वालिटी मेजर किए, क्वालिटी मेजर करने के बाद उसमें क्या चीज का कमी है, क्या चीज का अधिकतम में मात्रा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम होता है, जैसे ओल्ड सिटी है, न्यू सिटी है, किस टाइप का प्लान किया हुआ है, मैक्सिमम वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से है या मिनिमम पॉपुलेशन के हिसाब से, या कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। यहाँ तक की चीजें हैं हमारा मैनुअल में दिया हुआ है और सवाल वहीं से आना है, इसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं पढ़ना है। फिर सॉरी हाँ ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमको क्या करना होता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना होता है कि कितना पानी का रिक्वायरमेंट है ना, कितना पानी का रिक्वायरमेंट है। एमएलडी में हम लोग निकालते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार का हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड है, अलग अलग रेट के हिसाब से, वो वाटर डिमांड जो हम लोग पढ़ते हैं, वाटर डिमांड, है ना। तो ये वाटर डिमांड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये भी चीजें जो है वो मैनुअल में दिया हुआ है तो वहीं से आएगा, सिर्फ लिखा अलग से है कि मैनुअल, जिससे कि हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला चीज ये नहीं है। तो वाटर डिमांड हो गया, वाटर डिमांड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, तो मैनुअल से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो हम इन्वायरमेंट 1 में पढ़े हैं वही सारी चीज़ें को मैनुअल के फॉर्म में लिख दिए हैं, बाकी है वही चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, ये मैनुअल वाला चीज़ हो गया हमारा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे पैनिक नहीं होना है, जो चीज़ें हम पढ़े हैं वही चीज़ें हमारा आने वाला है। उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस, वही चीज़ है जो हम मैनुअल में जो चीज़ें दिया हुआ है वही चीज़ है डिपार्टमेंटल स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, हर स्टेट में वही चीज़ें चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही चीज़ें चलता है ना। पाइप का डायामीटर क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए कितना पानी देना है, हमको पीने के लिए कितना पानी देना है, ग्रामीण में कितना पानी देना है, सिटीज़ में कितना पानी देना है, वही सब चीज़ें हमारा आने वाला है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंडीशन विथ स्पेशल रेफरेंस द सीजी गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट अर्बन रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना है, ये भी उसी में हमारा आ जाता है, अलग से कुछ भी नहीं है। नल जल योजना एक चल रहा है, नल जल योजना के तहत जो हम लोग वाटर का सप्लाई कर रहे हैं वही है, बाकी और कुछ चीज़ें इसमें नया नहीं है। अलग से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो हम लोग पढ़े हैं ना, कि आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पीने के वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यही सब चीज़ें होता है। गवर्नमेंट स्टेट चेंज होने से पानी का पैरामीटर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो हम लोग सेंट्रल वाटर का जो हमारा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो सेंट्रल तय करता है वही चीज़ें मैक्सिमम जो है वो स्टेट में चलता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होना है, वही सब चीज़ें इसमें फिर आके इसमें हो जाती है। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल प्रोग्राम इन एजुकेशन विथ असिस्टेंस ऑफ अदर नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये नया टॉपिक दिख रहा है, तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का जरूरत नहीं है। मुख्यतः जो है ना, जो जल जीवन मिशन जो चल रहा है ना, JJM, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे ना तो चीजें आ जाएगा। जल जीवन मिशन के बारे में बस देख लेना है कि कब चालू हुआ था, किसके द्वारा चालू किया हुआ था, इसका टारगेट कितना है और इसको कब तक पूरा करना है, ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है ना। तो ये जो 4-5 चीजें हैं ना, वो चीजें हम लोग देख लेंगे, तो उसके अलावा बहुत ज्यादा अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग्स रिंग्स इन द डिपार्टमेंट, द टाइप ऑफ हैंड पंप आर यूज इन रूरल एरिया इन प्रोसीजर्स। देखिए ये जो टाइप्स ऑफ हैंड पंप वगैरह जो है ना, ये हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में लाने का कोशिश कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग जो हो गया है ना, मतलब कि जो बोरिंग गाड़ी होती है या फिर जो हम लोग का सॉइल मैकेनिक, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो एक्सकावेशन होता है, तो एक्सकावेशन के लिए कौन कौन सी मशीनें यूज होती है, अलग अलग टाइप का 4-5 टाइप का हम लोग पढ़ते हैं ना, सेम उसी टाइप की चीज होती है ड्रिलिंग रिग्स, है ना।
जो जमीन के ज़्यादा अंदर तक हमको एक्सकावेशन करना है, पानी के लेवल तक एक्सकावेशन करना है, जैसे कहीं पे पत्थर आ गया तो पत्थर के नीचे कौन सा ड्रिलिंग रिग्स आएगा, या फिर 15 मीटर तक का खुदाई करना है तो कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज़ करना है, अगर 7 मीटर तक का खुदाई करना है तो 7 मीटर तक के लिए कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज़ करना है। तो वो 4-5 ड्रिलिंग रिग्स है जिसका हमको एक वो देख लेना है ना, ड्रिलिंग रिग्स में कि किस टाइप का ड्रिलिंग रिग्स है जो किस डेप्थ तक खुदाई करता है। अगर 15 मीटर तक खुदाई करना है तो कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज होगा, या फिर ये 15 मीटर तक एक्सकावेशन करना है तो कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज होगा, 7 मीटर तक एक्सकावेशन है तो कौन सा ड्रिलिंग यूज होगा, अगर 15 मीटर से ज़्यादा एक्सकावेशन है तो कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज होगा, या फिर हमको रॉक में एक्सकावेशन करना है तो कौन सा ड्रिलिंग रिग्स यूज होगा, है ना, या फिर 150 मीटर 200 मीटर तक खुदाई करना है, 200 मीटर तक खुदाई करना है, इतना बहुत ज़्यादा दूरी तक तो नहीं जाता है, 400 फीट मतलब कि 100 मीटर के आसपास तक मैक्सिमम मतलब एक्सकावेशन करना होता है। तो ये 4-5 एक्सकावेशन मशीन है ना, ड्रिलिंग रिग्स बोलते हैं जिसको। तो इसका देख लेंगे कौन सा डेप्थ तक कौन कौन सा ड्रिलिंग रिग्स हमारा यूज होता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ हैंडपम्प भी उसी प्रकार से होता है। जैसे टाइप ऑफ हैंडपम्प पढ़ना है हमको, टाइप ऑफ हैंडपम्प पढ़ना है, ठीक है, टाइप ऑफ हैंडपम्प पढ़ना है तो टाइप ऑफ हैंडपम्प भी वही होता है, मतलब ये जो कितना नीचे से हम लोग को पानी निकाल करके हैंडपम्प दे रहा है, ठीक है, इसका डेप्थ के बेसिस पे होता है कि किस डेप्थ के रेंज तक, किस डेप्थ के रेंज तक हमको कितना पानी मिल रहा है, किस डेप्थ के रेंज तक कितना पानी मिल रहा है, सॉरी किस डेप्थ के रेंज तक से हम लोग पानी को निकाल सकते हैं, है ना, वो होता है हमारा हैंडपम्प। तो अलग अलग डेप्थ होता है, 7 मीटर से पानी निकाल सकता है, 15 मीटर से पानी निकाल सकता है, 20 मीटर से पानी निकाल सकता है, तो उसको किस टाइप का नाम दिया गया है ना, सिर्फ नाम है उसके डेप्थ के बेसिस पे। जैसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग अलग प्रकार का टरबाइन पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार का पंप पढ़ते हैं कि किसका हेड कितना होता है, किसका डिस्चार्ज कितना होता है ना, सिर्फ उसी टाइप से एक टेबल होगा, आप अपने से एक टेबल बना लेंगे हो सकता है तो, है ना, और याद रखने का कोशिश करेंगे, एक आध सवाल हो सकता है आएगा और नहीं आएगा तो भी ठीक है, इस एक दो सवाल से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सिलेक्शन कौन से सवाल देते हैं, जो बनने चाहिए वो नहीं बन रहा है वो सिलेक्शन हमारा रोकता है। तो ये सब चीजें जो है वो नए सवाल है, हो सकता है किसी से बने, जिसका पेपर नहीं बना है फिर भी ये बना सकता है, और जिसका पेपर बहुत अच्छे से बना है फिर भी इनमें से सवाल नहीं बना सकता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारा सिलेक्शन को निर्धारित नहीं करते हैं, इसके अलावा जो 75 मार्क्स आने हैं और जो 25 मार्क्स आने हैं, है ना, यहाँ से अगर मैं 2 सवाल 3 सवाल मान के चलूँ तो टोटल मेरे पास 97 सवाल हैं, वो 97 सवाल जो हमको समझ में आ रहा है वो हमारा सिलेक्शन निर्धारित करेगा। ये हमारा सिलेक्शन जो जहाँ से 2 सवाल या 3 सवाल आ जाता है नए टॉपिक से, ये हमारा सिलेक्शन को निर्धारित नहीं करता है। हो सकता है यहाँ से 10 सवाल भी है ना, तो 5 सवाल बनेंगे 5 सवाल नहीं बनेंगे, तो सबका यही सिस्टम होने वाला है। जैसे कि कोई भी एग्जाम देख लीजिए, एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सवाल प्रीवियस में पूछे गए हैं उसी टाइप के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो सवाल सबसे बनते हैं, अदरवाइज किसी से नहीं बनता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। द गवर्नमेंट रूल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क प्रैक्टिसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क एंड सीवेज इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, बिलिंग, रिवेन्यू कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इन्वायरमेंट देखिए यहाँ पे टॉपिक्स नए जुड़ जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक से सवाल बनाने वाला जो है वो कहाँ से खोजेगा, है ना, मैनुअल्स तो पूरा उठा के पढ़ेगा नहीं, है ना, तो उसको भी थोड़ा सा सहूलियत चाहिए कि जो सवाल मैं कहाँ से बना सकता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो हमारे पास बुक्स हैं, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने पर्पज के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं, वहीं से सवाल हमारा आना है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है ना, तो जितना मैं बता रहा हूँ नए टॉपिक्स में जो हैंडपंप के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, और ये जो बिलिंग सिस्टम है, ठीक है, इंक्लूड ये जो बिलिंग सिस्टम है, और रिवेन्यू कलेक्शन कैसे करते हैं, रिवेन्यू कलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से रेट को देख लेना है कि पीने का पानी के लिए हम लोग कितना रेट चार्ज कर सकते हैं, अगर हम लोग इंडस्ट्री में देते हैं पानी तो उसके लिए कितना चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम WRD में हैं तो WRD में भी एक नियम होता है, जैसे रिवेन्यू कलेक्शन करते हैं तो हम
जो मेनली होता है इंडस्ट्री के लिए पानी देते हैं तो इंडस्ट्री के लिए पानी का रेट अलग होता है। अगर हम खेती करने के लिए पानी देते हैं तो खेती करने के लिए भी अलग अलग फसल होता है, जैसे गन्ना का खेती कर रहा है तो उसके लिए अलग रेट निर्धारित होता है। अगर हम गेहूं का खेती करते हैं तो गेहूं के खेती के लिए पानी देते हैं तो उसका रेट अलग से निर्धारित होता है। हम धान की खेती करते हैं तो धान के खेती के लिए हम पानी देते हैं तो उसका रेट अलग अलग होता है। तो सेम वैसा ही है, यहाँ पे पीने का पानी हम लोग सप्लाई करते हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए पानी कर, अगर जो पीएचई डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री के लिए पानी देता है ना, या फिर स्कूलों में पानी देता है या फिर अपने यूज के हिसाब से कहाँ पे पानी देता है, तो उस पानी का रेट क्या निर्धारित करता है सिर्फ वो देख लेना है ना। वो उसमें से इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के लिए देख लीजिए, पीने का पानी देख लीजिए, शहर में देख लीजिए और गांव में देख लीजिए, उससे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, हो सकता है एक आध सवाल ना बने और बन भी गया तो बहुत अच्छा है। तो ये मीटर बिलिंग का मतलब कि वही सब चीजें हैं कि किस पर्पज के लिए पानी दिया जा रहा है, मीटर बिलिंग या फिर रिवेन्यू कलेक्शन, कि किस पर्पज के लिए पानी दिया जा रहा है और उसका रेट क्या होने वाला है, ये हो गया। उसके बाद ये जो एग्जाम क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा बेस्ड है ना। तो डिप्लोमा बेस्ड में हम लोग बहुत ज्यादा सीवेज वाटर या फिर वेस्ट वाटर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट 2 बहुत ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक टॉपिक ऐड कर दिया है सीवेज, वाटर वर्क एंड सीवेज। तो सीवेज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सीवेज तो इन्वायरमेंटल 1 को बहुत बढ़िया से कर लीजिए, है ना। इन्वायरमेंट 2 अलग से देखने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग अगर पहले से तैयारी नहीं किए हैं कुछ भी, तो अगर पहले से कुछ भी तैयारी किए हैं, बहुत सारी चीजें अगर तैयार है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे सीवेज डिस्पोजल हो गया ना, सीवेज डिस्पोजल को हम लोग देख लिए, और सीवेज डिस्पोजल करने के लिए वाटर का क्या पैरामीटर हो सकता है वो देख लीजिए, है ना। उसमें जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट हो गया, सीवेज वाटर का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हमको देखने का जरूरत नहीं है। सीवेज प्रबंधन एक जो होता है वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट, जिसमें वाटर का पैरामीटर क्या होना चाहिए और वाटर को हम लोग कहाँ कहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर उसको देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर और किसी प्रकार का अभी समस्या है तो बहुत कम टाइम है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है ना। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका 11 तारीख को, तो 11 तारीख के बाद अभी 17 दिन का समय है, तो इस 17 दिन में इन नई चीजों में फोकस ना करें, है ना। लास्ट का 14-15 दिन होता है, तो लास्ट के 14-15 दिन में हमको क्या करना चाहिए वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जो लास्ट का 15 दिन है ना, लास्ट का 15 दिन में हमको क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो क्या है कि नया चीज को इंक्लूड नहीं करना है, नया कंटेंट जो है इंक्लूड नहीं करना है ना। नया कंटेंट को बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ना। दूसरा चीज़ क्या होता है ना, जो हम से जो नहीं बनता था, ठीक है, हम सवाल किए हैं जो नहीं बनता था और जिसको हम लोग पढ़े हैं और जो बार बार रिवीजन करने का जरूरत पड़ा था, उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, है ना। कि जो नहीं बनता था और उसको हम रिवाइज किए हैं, तो हो सकता है एग्जाम में पूछे, वहां पे हम कंफ्यूज हों, इसलिए वहां पे थोड़ा सा देखने का जरूरत होता है। तीसरा कि अभी बहुत अभी मतलब 6-7 दिन जितना सवाल लगाने हैं आप लगा लीजिए, है ना। और नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज करना है, नोट्स को रिवाइज करना है ना। नोट्स को थोड़ा बहुत देख लेंगे, और मुख्यतः इस 10-12-15 दिन में क्या करना है, जो चीजें हमसे नहीं बना है ना, उन चीजों को नहीं बना है और जिसको हम पढ़े हैं, है ना, नहीं बना है और नहीं पढ़े हैं उसको नहीं देखना है। नहीं बनता था जिसको 2 बार 3 बार हम पढ़े हैं, उसके बाद बनने का स्थिति में आ गया है, चीजों को हम समझ गए हैं, उन चीजों को अभी विशेष ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, है ना। अगर आप में से किसी को अगर टेस्ट सीरीज लेना होगा, है ना, तो हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, जिसका जो पहला डेट था टेस्ट सीरीज का, जो डेट है 6 तारीख को पहला टेस्ट अपलोड हो गया, 10 तारीख को दूसरा टेस्ट अपलोड हो गया, 14 को तीसरा टेस्ट अपलोड होना है, और फिर उसके बाद 18 को होना है, उसके बाद फिर 20 तारीख को हमारा तीसरा टेस्ट अपलोड होना है। तो ये हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 टोटल 5 मॉक टेस्ट हैं, है ना, जो कि फुल सिलेबस आधारित है, ठीक है। जो
पीएचई का सिलेबस है, उस पीएचई जेई का जो सिलेबस है उस पीएचई जेई के सिलेबस के आधार पे बनाया गया है। और मुख्यतः जो इन्वायरमेंट का जो चीज़ें हैं, जो पीएचई का जो चीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा इस टेस्ट को देंगे तो थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से भी लगा रहे हैं मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए अगर बढ़िया से तैयारी है तो। ठीक है, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे अच्छा है कि नोट्स पढ़ें और रिवाइज करें अगर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो। इसके बाद फिर हमारा अगर तैयारी बढ़िया है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन और हैं, एक पीडब्ल्यूडी का है और पीडब्ल्यूडी जेई का है, और एक है हमारा डब्ल्यूआरडी जेई। तो इन सब के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे से जब ये एग्जाम हो जाए। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के पेपर के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसा है, क्या मार्क्स आ सकता है ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी जेई के लिए तैयारी कैसे करना है, डब्ल्यूआरडी जेई के लिए तैयारी कैसे करना है, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या चीज़ों को पढ़ना है, उन सब चीज़ों को हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें एक और है जनरल, इसको भी मैं बता ही देता हूँ, इसके बारे में बहुत क्वेरी रहता है। इसमें जनरल, जनरल में क्या है कि सर्वे दिया हुआ है, सर्वे ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू चैन सर्वे, मतलब कि चैन सर्वे हमको पढ़ना, जो सर्वे में हम लोग पढ़ते ही हैं। कंपास सर्वे, कंपास सर्वे भी हम लोग सर्वे में पढ़ते हैं, लेवलिंग भी पढ़ते हैं, कंटूरिंग भी पढ़ते हैं, जीटीएस बेंचमार्क भी पढ़ते हैं, टोपोसीट, टोपोसीट में बहुत ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। टोपोसीट हम लोग टोपोसिट दिया हुआ है, टोपोसिट का दो तीन चीज़ें याद रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ टोपोसिट क्या होता है ना, टोपोसिट क्या होता है और टोपोसिट में हमारा छत्तीसगढ़ कौन से रीजन में आता है। ठीक है, और टोपोसिट के लिए कौन सा छत्तीसगढ़ में या इंडिया में हमारा टोपोसिट के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक स्केल पूछा जाता है तो स्केल को हम लोग देख सकते हैं। फिर होता है रिकॉर्डिंग, टोपोसिट रिकॉर्डिंग ऑफ सर्वे डाटा इन लेवल्स बुक, सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्वे डाटा इन लेवल्स बुक, इसको अलग से देखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग सर्वे डाटा लेवल बुक्स क्या होता है और फील्ड बुक क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा अंदर में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो थैंक यू, और इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो को यहाँ से ऑफ करते हैं।